नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पूछा गया है। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही और भी कुछ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन जो हैं सारे, इनको बताने का एक ही कारण है कि किस तरीके से हमें जो है प्रिपरेशन करनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो एग्ज़ामिनर उन एरियाज़ में इंटरेस्टेड है। और देखिए, तैयारी करने को तो आप चाहे 10 साल तैयारी कर लीजिए, आपको अगर ये नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जितना निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से जितनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, वही एक अच्छा एस्पिरेंट है जो कि इन्फर कर ले, जो कि निकाल ले कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर। तो देखिए इसका आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। कौन धारा वाहक होते हैं, ये जो है फिजिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पैटर्न से पता चलता है कि 5 क्वेश्चन जो हैं आपके जर्नल साइंस से आएंगे ही आएंगे। जर्नल साइंस से आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 में भी। तो 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए। इसमें जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, कोशिश करें अपने आप भी अपना भी माइंड चलाएं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। देखिए ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है, एक जनरल कंसेप्ट है कि करंट कैरियर्स क्या क्या होते हैं सॉलिड कंडक्टर में। जो सॉलिड कंडक्टर मान लीजिए आपका तार ही है, वायर है, तो वायर में जो है जो करंट कैरियर्स क्या करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद देखिए ये भी एक क्वेश्चन आया था और ये भी जनरल साइंस से क्वेश्चन है। देखिए 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही, 5 क्वेश्चंस आप बिल्कुल मान के चलिए, जनरल साइंस से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। जिसमें देखिए लाइट ईयर इन इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो प्रकाश वर्ष जो है किसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है, देखिए ये आपको इससे क्या, इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि आपको यूनिट्स ज़रूर याद करनी है। जो फिज़िक्स में आपकी यूनिट्स हैं उनको ज़रूर याद करना है। मान लीजिए जैसे रेजिस्टेंस की क्या यूनिट है, मान लीजिए साउंड की क्या यूनिट है, वर्क की क्या यूनिट है और हीट की क्या यूनिट है। इस तरीके की चीज़ें जो है आपको ज़रूर याद करनी है। और ये जो है एक जनरल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है सी आंसर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। तो ये देखिए पता होना चाहिए, प्रकाश वर्ष के हमें डेफिनेशन जो है पता होनी चाहिए। जनरल का मतलब यही होता है कि एक एवरेज जो ह्यूमन होता है उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को। तो वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता, कोई भी मीडियम नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, उस में जो है 1 साल तक प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन फिज़िक्स में था, इससे पहला क्वेश्चन भी फिज़िक्स में आप मान सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का नाम, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है। तो देखिए ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आपका ब्लीचिंग पाउडर है तो आपको अगली बार जिप्सम का भी पूछा जा सकता है, या बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, इन सब के जो है पूछे जा सकते हैं। वीडियो के ज़रिए हम इसको कंप्लीट कराएंगे। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक नेम क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, जैसे कि आपका वॉशिंग सोडा हो गया, इसका क्या फार्मूला होगा। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका क्या फार्मूला होगा। जो डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, इसका क्या फार्मूला होगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, और किसको क्या कहते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर किसको कहते हैं और किस काम में आता है। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए। इसको हम जो है आगे वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए ये जो है ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। प्योर गोल्ड की 18 कैरेट गोल्ड में जो है कितनी जो क्या होती है, कितनी परसेंटेज होती है, प्रतिशतता होती है, वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर जो है 75 है। 75
इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि 22 जो कैरेट गोल्ड होता है, 22 कैरेट गोल्ड होता है, उसमें कितनी होती है, उसमें 91.1% होती है। और जो 20 होता है, 20 में 83 पॉइंट समथिंग होती है, 83.3% जो है आपकी परसेंटेज होती है। तो ये देखिए, ये कॉमन क्वेश्चंस भी हैं और इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आगे भी पूछे जा सकते हैं आपसे। संतरे, देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें संतरे में बहुतायत में क्या होती है, तो ऑरेंज कंटेन्स विटामिन सी, तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। आपको पता है विटामिन सी साइट्रिक एसिड और मोस्ट ऑफ द जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, कुछ चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी आए हुए थे, दूसरी शिफ्ट में जो है आए हुए थे ये। और क्वेश्चन क्या है, करंट फ्लोज इन ए सर्किट वैन, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, इस पे जो है आयोग ने फुल मार्क्स दिए हैं सभी को। और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए जो मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, इसी तरीके से जो है और भी चीज़ों की एसआई यूनिट पूछी जा सकती है। यहाँ से आप देखिए इस क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं कि फैराडे किसकी होती है, वोल्ट किसकी होती है, ओम तो देखिए रेजिस्टेंस की होगी, इसका जो आंसर होगा ओम होगा, और इसका जो आंसर होगा वो ओम होगा। इसी तरीके से आप इसमें से क्या निकाल सकते हैं, फैराडे किसकी होती है, वोल्ट किसकी होती है, एम्पियर किसकी होती है, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, इनको तैयार कर सकते हैं। हम भी वीडियोस के ज़रिए आप तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे। सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज़ ड्यू टू, देखिए फिर वही चीज़ आ गई है, इसका आंसर होगा साइट्रिक एसिड। तो जो सोर टेस्ट होता है वो आता है साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। इसके बाद में 29 का जो आंसर होगा वो होगा कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉजेज। देखिए कार्सिनोजेनिक केमिकल जो होते हैं ये हमें पता होना चाहिए कैंसर से होते हैं, कैंसर से होता है, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है, कैंसर होता है, इन केमिकल से कैंसर होता है। और देखिए ये भी जनरल क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ स्किन, तो ये एपिडर्मिस होता है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वीडियो के ज़रिए जो है आपको कंप्लीट करा दी जाएगा। और इसके लिए जो है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आपकी जो है कोई इच्छा है आपकी। तो दोस्तों देखिए ये इसी तरीक़े से जो है क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, इनको ध्यान में रखते हुए हम जो है इस वीडियो में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें लेके आए हैं। ये विटामिन, एक तो विटामिन और उसके केमिकल नेम हम याद करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे, साथ ही कुछ चीज़ें जो हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए जैसे अगर बायोमॉलिक्यूल से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बायोमॉलिक्यूल क्या है, इस तरीके से हम देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम सुनते हैं तो ये जो है बायोमॉलिक्यूल्स ही हैं। इस तरीके का कोई क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब है सब्सटेंसेस दैट आर एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स, सब्सटेंसेस दैट आर एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इनका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो 1, कार्बन का, हाइड्रोजन का 2 और इसका 1। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशियो पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो है रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है 1:2:1, ये रेशियो होता है 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट में जो है रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट्स आर डेरिवेशंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स, ठीक है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स के जो है डेरिवेटिव्स होते हैं। और एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज़ ग्लूकोज। तो देखिए जो एंड प्रोडक्ट बनता है, आखिर में क्या बनता है, ग्लूकोज इससे निकलता है कार्बोहाइड्रेट से, और ये ऑक्सीडाइज होते हैं टू गिव एनर्जी अलॉन्ग विद CO2 और H2O। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:1 जो है इसका रेशियो होता है। और इसके बाद में देखिए कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड पूछ सकता है, मोनोसैकेराइड्स क्या क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब जो
एनर्जी हमें देते हैं। राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये जो है मोनोसैकेराइड्स इनको कहा जाता है। ये हमें जो है एनर्जी प्रदान करते हैं एज अ एंड प्रोडक्ट के रूप में। तो इसलिए इनको याद रखना है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। और डी फ्रक्टोज जो है स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर होता है, फाउंड इन फ्रूट जूस एंड हनी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है इनमें से। मान लीजिए ये नाम दे दिए जाएंगे, ये शुगर के सारे पार्ट हैं, शुगर के ही नाम है ये, और पूछा जा सकता है कि नाम दे देंगे राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, डी फ्रक्टोज। इनमें से जो है स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर क्या होती है? तो डी फ्रक्टोज जो है स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। सभी शुगर में जो है डी फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा जो है मीठी होती है, और ये फ्रूट जूस और हनी में पाई जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किस किस में पाई जाती है? तो फ्रूट जूस और हनी में। इसके बाद में ऑलिगोसैकेराइड्स क्या क्या होते हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स, ये देखिए ऊपर वाले जो हैं मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और ये नीचे वाले ओलिगोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये माल्टोज और सुक्रोज और लैक्टोज, MSL जो है, M फॉर माल्टोज, S फॉर सुक्रोज और L फॉर लैक्टोज, ये जो हैं ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। और राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स होते हैं। और इसके बाद में आता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और चिटीन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पॉलीसैकेराइड में होता है। तो देखिए इसमें इतना डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, बस इतना आप याद रखिए कि एक तो ये डी फ्रक्टोज वाला याद रख सकते हैं आप, और मोटा मोटा जो है आप इनको भी याद कर सकते हैं कि किस में पॉलीसैकेराइड के क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज और चिटीन। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज होते हैं, वीट, राइस, मेज और पोटैटो, ये कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन वर्ड जो यूज़ किया था वो जे वर्जीलियस ने किया था, ये पूछा जा सकता है। जे वर्जीलियस ने किया था। और लैक ऑफ प्रोटीन क्या कॉज करता है? एक तो मारसमस डिसीज़ को प्रोटीन की वजह से एक मारसमस डिसीज़ होती है, और एक क्वासियोर जो है ये डिसीज़ होती है प्रोटीन की। क्वासियोर जो है प्रोटीन की वजह से डिसीज़ होती है, मारसमस और क्वासियोर। तो ये जो है प्रोटीन की वजह से होती है। इसके बाद देखिए फैट आता है। फैट इज एन एस्टर ऑफ ग्लाइकोरोल और फैटी एसिड। तो ये जो है किस किस से मिलके बनता है? ग्लाइकोरोल और फैटी एसिड से मिलके फैट से हमारे बनते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ ग्लूकोज गिव 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी। ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, सैचुरेटेड ऑयल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान रखिए कि कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल जो है सैचुरेटेड ऑयल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ऑयल जो है सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अनसैचुरेटेड जैसे कि डालडा, घी वगैरह, ये अनसैचुरेटेड फैक्ट्रीज़ में जो बनाए जाते हैं, और ट्रांस फैट का कारण अनसैचुरेटेड फैट्स ही होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको बैन भी किया हुआ है, और इनके यूज़ पे जो है क्या है? बैन है। तो जो एक क्या करेंगे, जो हमारे फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, उनको क्या होता है, जैसे बार बार तेल को उबाला जा रहा है तो उस तरीके से जो है ट्रांस फैट कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए विटामिन इन्वेंटेड बाय सर FH हॉपकिंस। तो देखिए हॉपकिंस ने जो है विटामिन की इन्वेंट किया था, और टर्म विटामिन वॉज कॉइन्ड बाय फंक। तो देखिए विटामिन जो चीज़ है वो FG हॉपकिंस ने की थी, और ये जो टर्म दिया था ये फंक ने दिया था। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हमें डिस्कशन करना था, और ये एग्ज़ाम में आना बहुत ही जो है प्रेडिक्टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए हम देख लेते हैं कि विटामिन ए, सबसे पहले तो देखेंगे कि इनके केमिकल नेम्स क्या क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कि इनके वजह से डेफिशिएंसी कौन सी होती है, और ये फिर इनके सोर्सेज क्या हैं। तो विटामिन ए देखिए रेटिनॉल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बार बार याद करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। और विटामिन B1 थायमीन कहेंगे विटामिन B1 को। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसके बाद विटामिन B3 निकोटिनेमाइड और नियासिन। ठीक है, तो इसको निकोटिनेमाइड और नियासिन कहेंगे। और विटामिन B5 को क्या कहेंगे? पेंटोथेनिक एसिड जो है विटामिन B5 को कहेंगे। विटामिन B6 को क्या कहेंगे? पायरिडॉक्सिन। और देखिए विटामिन C काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोटीन जो है
हम यूज़ भी करते हैं काफ़ी स्किन वगैरह के लिए। फॉलिक एसिड जो है B11 को कहेंगे, और B12 को क्या कहेंगे, क्राइनोकोवैलेमाइन, ये जो है विटामिन 12 को कहेंगे। एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन C, और देखिए विटामिन D को कहेंगे कैल्सीफेरोल। विटामिन D को क्या कहेंगे, कैल्सीफेरोल। विटामिन D कैल्शियम की वजह से भी होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D की वजह से क्या है, कैल्शियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिकेट्स वगैरह जो है हो जाते हैं। और विटामिन E जो है टोकोफेरोल कहेंगे इसको, टोकोफेरोल। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बता देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में विटामिन K जो है ये हो जाएगा फाइलोक्विनोन। तो देखिए ये विटामिन K आप ज़रूर याद रखेंगे, फाइलोक्विनोन। विटामिन E टोकोफेरोल जो है याद रखेंगे। विटामिन D जो है ये आप याद रखेंगे, कैल्सीफेरोल। और विटामिन C ज़रूर याद रखेंगे, एब्जॉर्बिक एसिड। और इसमें विटामिन C जो है ये याद रखेंगे, बायोटीन। विटामिन 11 फॉलिक एसिड याद रखेंगे। और जो B2 है राइबोफ्लेविन, ये याद रखेंगे। विटामिन 1 थायमिन याद रखेंगे। और विटामिन A रेटिनॉल याद रखेंगे। बाकी देखिए कुछ और बच रहे हैं, उसको भी आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक क्वेश्चन जो है बनने की पूरी संभावना रहेगी। और इसके बाद में देखिए डेफिशिएंसी क्या होती है, तो विटामिन A की वजह से, जो जिसका नाम रेटिनॉल है, उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोथैलेमिया, ये जो है ये चीज़ होती है, डिसीज़ होती है ज़ेरोथैलेमिया। ये विटामिन A की वजह से, रेटिनॉल की वजह से होता है। थायमिन, विटामिन B आपने पढ़ा होगा, बेरी पढ़ते आ रहे हैं हम। विटामिन B2 की वजह से क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ स्किन, और आँख जो है रेडिश हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। विटामिन B3 की वजह से पिलेग्रा और वाइटनिंग ऑफ हेयर्स। तो देखिए अगर आपके बाल जो हैं सफ़ेद हो रहे हैं तो वो पिलेग्रा या विटामिन 3, पिलेग्रा जो है डिसीज़ का नाम हो जाएगा, और B3 जो है नियासिन की वजह से जो है ये आपकी डेफिशिएंसी हो रही है। इसके बाद में देखिए जो डिसीज़ का नाम है एक्रोमेट्रीशियल जो है डिसीज़ का नाम है, ये किसकी वजह से, B5 की वजह से हो रही है। B6 की वजह से जो है एनीमिया होता है, और स्किन डिसीज़ भी होते हैं। और B7 बायोटीन जो है केमिकल नेम इसका, थर्मेटाइटिस और एंटेराइटाइटिस और एनीमिया, ये चीज़ें होती है। तो एनीमिया देखिए B6 और B7 दोनों की वजह से हो रहा है। और इसके बाद में B11 की वजह से भी क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है या डिसेंट्री हो जाती है। इसके बाद में B12 की वजह से जॉन्डिस और परनीसियस एनीमिया, ये सब होता है। विटामिन C एब्जॉर्बिक एसिड की वजह से स्कर्बी, इसको सेलर्स डिसीज़ भी कहा जाता है। और स्वेलिंग ऑफ गम्स भी हो जाता है, जो आपके मसूड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। इसको देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेलर्स डिसीज़ किसको कहा जाता है, सेलर्स डिसीज़ किसको कहा जाता है, तो स्कर्बी को कहा जाता है ये। इसके बाद में देखिए विटामिन D, तो बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। और एडल्ट्स में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो है ये एडल्ट्स के जब हड्डियों में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, बच्चों में इसको रिकेट्स कहा जाता है, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। टोकोफेरोल विटामिन E, देखिए इसकी वजह से लेस फर्टिलिटी होती है। और विटामिन K फाइलोक्विनोन की वजह से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो देखिए कुछ जो ब्रिटिश एक फैमिली है, उनका जो है प्रिंस फैमिली जो है, उनकी पूरी फैमिली में जो है इस तरीके की ये प्रॉब्लम देखी जाती है, विटामिन K की कमी होने की वजह से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। देखिए जो ऊपर क्लॉटिंग होती है ब्लड की वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, बह जाता है और डेथ हो जाती है। तो ये जो है डेफिशिएंसीज़ की वजह से डिसीज़ है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि जो KED है, कीड़ा मतलब विटामिन K, विटामिन E जिसको टोकोफेरोल कहेंगे, विटामिन K जिसको फाइलोक्विनोन कहेंगे, विटामिन D कैल्सीफेरोल और विटामिन A रेटिनॉल कहेंगे। ये क्या हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और इसके बाद में जो B और C, तो ये जो हैं जो एब्जॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है जिसका। और विटामिन B में जो है कई सारी आती हैं, B1 B2 B3 B4 वाली, ये जो है
वाटर सॉल्यूबल है, ये वाटर सॉल्यूबल है। तो देखिए BC वाटर सॉल्यूबल और कीड़ा जो है फैट सॉल्यूबल, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं और ये एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में देखिए सोर्सेज हम देख लेते हैं। तो सोर्सेज में क्या है, विटामिन ए के सोर्सेज जो हैं आपको पता ही है कि ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल और ये सब जो है आपके विटामिन ए के सोर्सेज हैं। अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आपको ये चीज़ें जो हैं खानी चाहिए, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट्स, लीवर ऑयल। इसके बाद में जो है विटामिन B1, ओटमील, राइस और वेजिटेबल, तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए विटामिन अगर B1 की कमी होती है तो। इसके बाद में विटामिन B2 में क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, बनानास और पॉपकॉर्न इन ग्रीन बीज, ये सब चीज़ें लेनी है। विटामिन B3 के लिए मीट, ब्रोकली, एवोकाडोज़ ये सब लेना है। विटामिन B5 के लिए मीट, फिश, एग, मशरूम ये सब लेना है। और विटामिन B6 के लिए मीट, वेजिटेबल, बनाना, ग्रेन्स। B7 के लिए रॉ एग, यॉक और लीवर, पीनट। और इसके बाद में विटामिन B11 के लिए पल्सेस, लीवर और एग लेने हैं। B12 के लिए मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो ये आपका B12 के लिए हो गया। अब देखिए बी, जो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया था UP SSC पैट में, कि विटामिन C में जो क्या है, जो सारे सिट्रस फूड होते हैं जैसे लेमन, ऑरेंज, टमाटो, चिली, ये जो है देखिए टमाटो में भी क्या है, खट्टापन सा होता है। और जो लेमन, ऑरेंज है ये भी साइट्रस फूड्स होते हैं, इनको साइट्रस फूड कहते हैं। तो विटामिन C की कमी में इनको लेना चाहिए। और फिश, लिवर और ऑयल, मिल्क, एग्स, ये जो है अगर कैल्शियम की कमी है तो तब लेना चाहिए। फ़िश, लिवर, ऑयल, मिल्क ये सब लेने चाहिए। विटामिन E की कमी के लिए स्प्राउटेड ग्रेन्स, जो कि अंकुरित जो ग्रेन्स होते हैं वो, लीफी वेजिटेबल ये सब लेने चाहिए। और विटामिन K में टमाटो, सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा ये सब हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स हो गई और ये क्या क्या हमें लेना है वो मैंने बता दिया। अब देखिए और कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए विटामिन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि विच कैन नॉट सिंथेसाइज इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन एन ऑर्गेनिज्म एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। तो ये क्या है, हमारी जो बॉडी है इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो हमें ये डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है, डाइट के थ्रू में। और ये कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करती बट रेगुलेट केमिकल रिएक्शंस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। तो जो हमारी फंक्शनिंग होती है बॉडी की, मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ पे जो है इसको ये काम करती है विटामिन जो है हमारी। इसके बाद में देखिए वाटर सॉल्युबल मैंने बता ही दिया था, कीड़ा और फैट सॉल्युबल कीड़ा था और वाटर सॉल्युबल क्या था, BC, ये मैंने आपको बता दिया था। और विटामिन C एंड स्कर्वी वॉज फर्स्ट नोटिस बाय जेम्स लिंड। और ये जो है एक तरीके से इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे हम। ये विटामिन A को किसने डिस्कवर किया था, मैकुलम, ये सब रहने दीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए ये क्या है, विटामिन D और विटामिन K। विटामिन D और विटामिन K टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। विटामिन D इज सिंथेसाइज इन आवर स्किन बाय अल्ट्रावायलेट रेज इन सनलाइट। तो आपको पता है कि विटामिन D के लिए हमें कहा जाता है कि जो सन है उसकी रोशनी में बैठे, सुबह की रोशनी में। तो ये विटामिन D हमारे स्किन में ही सिंथेसाइज हो जाती है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। मिल्क जो है, मिल्क के बारे में देख लेते हैं एक चीज़, कि मिल्क को जो है कंप्लीट फूड नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन C और आयरन की जो है डेफिशिएंसी होती है, लैक होता है, मतलब कम होता है इसमें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, आयरन जो है होता है लेकिन कम होता है, विटामिन C जो है कम होता है मिल्क में। और कैल्शियम और आयरन इज जनरली फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो देखिए कैल्शियम और आयरन की कमी होती है तभी उनको जो है, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको आयरन और कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। सोडियम इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखिए ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि सोडियम किस में काम आता है, ये पूछा जाता है। विच पूछा जा सकता है कौन सा जो केमिकल है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में। तो इसमें अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो इसलिए सोडियम इसमें आएगा। कैल्शियम बोन्स को स्ट्रेंथ, टीथ को स्ट्रेंथ देता है। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और ब्लड फॉर्मेशन में जो है कैल्शियम जो है काम करता है। फॉस्फोरस जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन्स और टीथ को। तो देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ये चीज़ें बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और आयरन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड हीमोग्लोबिन। तो आपको पता ही है आयरन जो है रेड ब्लड सेल
और हीमोग्लोबिन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आयोडीन इम्पॉर्टेंट फॉर थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करवाता है थायराइड ग्लैंड से, तो इसलिए आयोडीन इम्पॉर्टेंट है। तो आयोडीन जो है आपकी नमक से मिलता है हमें। मैग्नीशियम जो है इम्पॉर्टेंट है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मान लीजिए आप अपना हाथ चला रहे हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो वहाँ पे मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपका जो है देखिए ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होते हैं सोडियम की वजह से, और यहाँ पे जो है ये एक कॉमन फंक्शन प्ले करता है मैग्नीशियम। यहाँ पे एक बिल्कुल जनरल एक स्पेसिफिक पर्पस जो है ट्रांसमिशन का वो सोडियम करता है, तो इस अंतर को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए आता है कोबाल्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसाइज आरबीसी, रेड ब्लड सेल एंड विटामिन B12। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं आप अभी के लिए याद रख सकते हैं। इसमें जो है विटामिन वाली जो चार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन वाला जो चार्ट है ये आप बिल्कुल अपने हिसाब से इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ ही इसको आप क्या कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ये जो पार्ट है ये वाला ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूरा संभावना है कि बनेगा। बाकी और जो छोटी चीज़ें हैं यूनिट्स वगैरह वो सब हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो दोस्तों अपनी तैयारी को जो है जारी रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।